स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर का जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपकी इसके अंदर देखो 2 पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल होगा। पेपर आपका 3 घंटे का होगा। दोनों पेपर आपके 3-3 घंटे के होंगे और जो मार्क्स है वो मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 40 मार्क्स और 10 मार्क्स होंगे आपके इंटरनल के। तो टोटल आपके हो गया 50 मार्क्स का पेपर हो गया। और आपको दोनों पेपर के अंदर से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आने हैं 36 और प्रैक्टिकल आपका होगा 4 आवर्स का होगा और 50 इसके मार्क्स है, उसमें से आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं 18 आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। अब इसके अंदर देखो पेपर फर्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। तो देखो इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर 5 यूनिट है। 5 यूनिट के अंदर से आपको क्या करना है, जो आपके 5 यूनिट में से आपके 2-2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। दोनों में से आपको कोई एक चूज़ करना है और वो करना है, मतलब अथवा में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हर यूनिट के 2 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना है। इसमें यूनिट फर्स्ट है कंसेप्ट्स एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें है गेमेटोजेनेसिस के अंदर देखो क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। इसमें सेकंड है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एग्स oogenesis, एग्स के टाइप्स और उसका स्ट्रक्चर और oogenesis कैसे होता है। फिर है सी फर्टिलाइजेशन, इसका टाइप्स, मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसका महत्व क्या है। क्लीवेज विदलन, इसके टाइप्स, उसके पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज पढ़ेंगे। उसके अलावा फेट मैप्स पढ़ेंगे। फिर यूनिट सेकंड है, इसमें हम पढ़ेंगे गेस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किस तरह से मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, किस तरह से इसका और इसका क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व क्या है, वो पढ़ेंगे। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट अप टू द एंड ऑफ न्यूरोलेशन का किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है एंड तक का। फिर है मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल लार्वा, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। टेडपोल लार्वा का किस तरह से मेटामॉर्फोसिस होता है, किस तरह से उसके अंदर हार्मोन कंट्रोल होता है, हार्मोन का कंट्रोल होता है मेटामॉर्फोसिस में। तो इस तरह से ये जो टेडपोल लार्वा के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। फिर है यूनिट थर्ड, इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग अप टू फॉर्मेशन ऑफ एडवांस टेडपोल, नॉर्मल टेबल ऑफ डेवलपमेंट। फ्रॉग का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस तरह से उस पर टेडपोल बनता है, उसमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट की टेबल बनती है। फिर है एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ चिक का एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। इसमें डेवलपमेंट अप टू न्यूरोलेशन ट्यूबुलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है डेवलपमेंट ऑफ चिक अकॉर्डिंग टू द आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, 18 आवर्स, 21 आवर्स, 24 आवर्स, 33 आवर्स, 48 आवर्स, 56 आवर्स या 72 आवर्स एंड 96 आवर्स। ये जो चिक का डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग आवर्स पे किस तरह से होता है वो हम पढ़ेंगे। इसका इंक्यूबेशन होता है किस तरह से, कितने आवर्स पे किस तरह से होता है वो पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर है इसमें डी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ चिक डेवलपमेंट एंड फंक्शंस। चिक की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह की इसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स यानी जो भ्रूणीय झिल्लियाँ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और डेवलपमेंट एंड फंक्शंस पढ़ेंगे उनके। फिर है यूनिट 4, इसमें हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में, जिसको हम हिंदी में अपरा कहते हैं, एंड प्लेसेंटेशन इन मैमल्स या गर्भनाल किस तरह से होती है मैमल्स में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बी है पार्थेनोजेनेसिस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पार्थेनोजेनेसिस किस तरह से होता है, अनिषेक जनन कैसे होता है, वो प्राकृतिक और आर्टिफिशियल 2 तरीके से होता है, उन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है सी रिजनरेशन मैकेनिज्म इन एनिमल्स, स्टेप्स ऑफ लिम्ब रिजनरेशन इन एम्फीबियंस। फिर है सी, इसमें है स्टेम सेल्स इन देयर सिग्निफिकेंस, किस तरह से स्तंभ कोशिकाएं होती है और उसका क्या महत्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम रिजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन पढ़ेंगे, एनिमल्स में कैसे होता है, और एम्फीबियंस के अंदर लिम्ब मतलब उनका पाद या पैर उनका रिजनरेशन किस तरह से होता है वो सब पढ़ेंगे। फिर इसमें यूनिट 5, इसमें है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल प्रोसेस। इनके एलिमेंट्री यानी प्राथमिक आइडिया, इनके डेवलपमेंट प्रोसेस नीचे दिए हुए हैं ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन मतलब प्रेरण। तो भ्रूणीय प्रेरण कैसे होता है, ऑर्गेनाइजर कंसेप्ट, डिफ्रेंशिएशन विभेदन कैसे होता है, और ये है टेराटोजेनेसिस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल टेराटोजेनेसिस, एजिंग एंड सेंसेसेंस।
या सीनेसिस कहते हैं इसको, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पेपर फर्स्ट। अब है इसमें पेपर सेकंड। पेपर सेकंड भी वही 3 आवर्स का होगा और मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 होंगे। इसका पेपर का नेम है एनवायरमेंटल स्टडीज़, इथोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, पर्यावरण अध्ययन, इथोलॉजी या इसको हम कह सकते हैं व्यवहारिकी, एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, आर्थिक जो इकोनॉमिक होती है उसको हम इकोनॉमिक जूलॉजी कहते हैं, आर्थिक विज्ञान। तो इस तरह से इसमें है यूनिट फर्स्ट, इसमें है एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, इसका लिथोस्फीयर, इसकी जो परतें होती है, अलग अलग लेयर्स होती है, उसमें है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एज हैबिटाट्स एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इकोलॉजिकल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर है एबायोटिक फैक्टर्स, अजैविक घटक, इसमें है लाइट, टेम्परेचर, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे, लिबिक लॉ ऑफ मिनिमम एंड शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। शेल्फर्ड का टॉलरेंस सहनशीलता, जिसको सहनशीलता का नियम कहते हैं शेल्फर्ड का, वो पढ़ेंगे। और लिबिक का लॉ ऑफ मिनिमम, मिनिमम का लिबिक का जो लिबिक है उसका जो नियम था वो पढ़ेंगे। तो इस तरह से एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, इसका स्ट्रक्चर मतलब संरचना, इसके फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के डायनेमिक्स मतलब गतिशीलता। फिर है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एनर्जी इन इकोसिस्टम और प्रोडक्टिविटी, इसकी उत्पादकता क्या है। फिर है डी में बायोकेमिकल साइकिल्स, इसके अंदर रासायनिक जैव रासायनिक साइकिल्स में आता है वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड सल्फर साइकिल्स, इनके साइकिल्स, इनके चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। रिगार्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिगार्ड करते हुए वो भी इसमें शामिल होनी चाहिए। अब है इसमें पॉपुलेशन, डेफिनेशन एंड एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स कहते हैं इसके गुण को, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके गुण क्या है, इसकी डेंसिटी यानी घनत्व, नेटेलिटी जन्म से संबंधित, वाइटल इंडेक्स, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ पैटर्न्स, माइग्रेशन, डिस्पर्शंस मतलब फैलाव, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट, कैरिंग, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, स्पीसीज इनकी जातियाँ वगैरह, ये सब हम इस पॉपुलेशन के अंदर पढ़ेंगे। अब इसमें बायोटिक कम्युनिटी, इसमें है डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, स्पीसीज, इकोटोन, एज इफेक्ट, नीच, कम्युनिटी स्टेबिलिटी, और इसमें है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इंफ्रा एंड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल एसोसिएशन, सारे टाइप के एनिमल के जो एसोसिएशन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर डी है एलिमेंट्री स्टैटिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे हम, एनिमल की स्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब है इसमें यूनिट सेकंड, इसमें है पॉल्यूशन टाइप्स एंड कॉजेज, पॉल्यूशन किस तरह मतलब जो प्रदूषण होता है वो किस किस तरह का होता है, उसके क्या क्या कारण हैं। पॉल्यूशन देखो 4 टाइप का होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। तो इस तरह से ये पोल्यूशन के टाइप्स और इनके सोर्सेज क्या क्या हैं और इनके किस तरह से इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अंदर इनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। फिर है यूनिट थर्ड, इसमें है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का विघटन किस तरह से होता है वो पढ़ेंगे। नेचुरल डिसेस्टर मतलब जो प्राकृतिक आपदा जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स का किस तरह से कंजर्वेशन कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। फिर है बायोमैग्निफिकेशंस, जैव आवर्धन। और यूनिट फोर्थ है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, इथोलॉजी जो व्यवहारिक विज्ञान है उसका किस तरह से उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर है बिहेवियर, बिहेवियर इसके अंदर इननेट बिहेवियर और एक्वायर्ड बिहेवियर ये पढ़ेंगे। फिर है मोशन, मोशन पढ़ेंगे, गति, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट, काइनीज, ट्रोपिज्म, टैक्सिस, ये इसके मूवमेंट के टाइप्स ये पढ़ेंगे। फिर है कम्युनिकेशन, किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं जो एनिमल्स होते हैं, किस तरह से करते हैं, किस तरह से वो सिग्नल्स देते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले तो कम्युनिकेशन की, यानी संचार कैसे करते हैं वो। फिर है टच, ये टाइप्स है सिग्नल्स के, किस तरह से वो सिग्नल देते हैं तो उसके टाइप है टच करके या साउंड से, केमिकल एंड विजुअल, ये सारे सिग्नल्स होते हैं, इनके टाइप्स पढ़ेंगे। मेटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ये सारी फिनोमिनन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है सोसाइटीज़, सोसाइटीज़ कहते हैं जो समाज होती है ना उसको सोसाइटी कहते हैं, तो उससे बनता है सोसाइटीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हनी बी एंड मंकी,
हनी बी यानी मधुमक्खी और मंकी, इनकी हम सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे इसमें। फिर है यूनिट 5, इसमें है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर। ये जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। फिर है इंसेक्ट्स एज पेट्स एज एंड देयर मैनेजमेंट, इंसेक्ट एज पेट्स, जो पेट्स होते हैं इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, उनके पेस्ट के रूप में बात करेंगे और उनका किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो पढ़ेंगे, जैसे कि फिश कल्चर है, पोल्ट्री कल्चर है। फिर है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, कोजेस ऑफ डिप्लेशन, वाइल्ड लाइफ, मोड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रेड टाटा बुक, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट, एसीटी, बायोडाइवर्जेंट, ये पढ़ेंगे हम एसीटी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्ट, सॉरी ये एक्ट है, एनवायरमेंट एक्ट, बायोडाइवर्जेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ सीनरी इन एंड अराउंड सेंट्रल फुट हिल्स ऑफ द अरावली एंड द थार। और वाइल्ड लाइफ सीनरीज के बारे में पढ़ेंगे हम, अरावली और जो थार है उसके चारों तरफ हिल्स है, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके सेंट्रल फुट के बारे में। फिर ये आगे ये यूनिट 5 कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था हमारा BSc B.Ed 3rd ईयर का सिलेबस।